वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट नंबर्स, पैटर्न्स एंड मोर ओवर एल्जेब्रा। सो चैप्टर स्टार्ट करते हुए पहले हम लोग समझते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस is a set of terms which may be algebraic, real numbers और complex numbers. बेसिकली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स या एक सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं शायद आपको पता नहीं होगा, तो उस पर हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होते हैं। तो सीक्वेंस तो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी हो सकता है या वो रैंडम नंबर्स भी हो सकते हैं। बट प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन होता है अ सीक्वेंस फॉलोइंग सम सर्टेन पैटर्न और रिटर्न अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। तो मतलब एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई पैटर्न बनता हो, या हम एक जनरल टर्म के लिए, उसकी कोई जनरल टर्म के लिए, nth टर्म के लिए एक डेफिनेट रूल डिफाइन कर पाए, तो ऐसे टाइप की सीक्वेंसेस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। और जो सीरीज होता है वो बेसिकली सम ऑफ अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, अगर हम उनको ऐड करके लिखें तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं बेटर तरीके से। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये 1, 5, 2, 7, पाई रूट 2 -8 log 3 base 2, दिस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स रियल हैं, इनमें से कुछ रैशनल है, कुछ इरेशनल है, बट इन अ नटशेल दीज आर ऑल रियल नंबर्स। तो वी कैन से दैट दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। हालांकि हम इसमें कोई पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे, तो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज सम रैंडम नंबर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये भी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हैं हम। बट हम लोग इसे प्रोग्रेशन को टर्म कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, यू कैन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। दैट पैटर्न इज बेसिकली नंबर्स आर गेटिंग डबल्ड। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म मिल गई, सेकंड टर्म में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे थर्ड टर्म मिल गई। इस तरीके से एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि नंबर्स आर गेटिंग डबल्ड। सो हम लोग एक रूल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये रूल कैसे डिफाइन किया जाता है, ये जनरल टर्म जो है इसको हम लोग लिखना भी सीखेंगे आगे चैप्टर में। बट एज ऑफ नाउ द रूल फॉर दिस प्रोग्रेशन इज nth टर्म, tn। आप इसको tn को कैसे रीड करेंगे, nth टर्म। सो टर्म एट द nth पोजीशन इज बेसिकली 2 पावर n माइनस 1। तो ये कैसे आया है ये हम लिखना आगे सीखेंगे। फिलहाल आप लोग के दिमाग में 2 पावर n तो आ ही गया होगा कि सर डबल हो रहा है, मतलब n की वैल्यू 1 पे, n के लिए 2 पे, n के लिए 3 पे कुछ 2 की पावर चलती होगी। बट अपना सीक्वेंस 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अपना सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो वी ऑलवेज स्टार्ट बाय राइटिंग n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 डालने पे 1 मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 पावर n माइनस 1 लिखेंगे, ताकि अपने को 2 के पावर्स मिलना चालू हो, बट वी आर स्टार्टिंग विद 2 पावर 0। सो दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी एक प्रोग्रेशन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। यू कैन से दैट इट इज अ प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। तो ये पहले 6 ऑड नंबर्स हैं, और इसको भी आप लोग एक रूल डिफाइन कर सकते हैं। ऑड नंबर्स, ये आप ध्यान रखना, आगे मैं और इस पे बताऊंगा, पर आप ध्यान रखना ऑड नंबर्स को हम लोग 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन नंबर्स को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n से क्यों, जब आप इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डालेंगे, सो यू विल गेट 2, 4, 6, 8 एज योर टर्म्स। और ऑड नंबर्स जो है वो 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इस 2n माइनस 1 में अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे, यू विल गेट योर फर्स्ट टर्म। आप n की वैल्यू 2 डालेंगे, यू विल गेट योर सेकंड टर्म। इस तरीके से आप n की डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज या नेचुरल वैल्यूज डालते हैं, तो n नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो आपको इस प्रोग्रेशन की वेरियस टर्म्स मिलेगी। सो फर्दर आगे हम लोग इस पे अगर बात करें, तो फोर्थ एग्जाम्पल जो है ये लिखा है थर्ड एग्जाम्पल के ही टर्म्स को ऐड करके लिखा हुआ है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसका आंसर क्या आएगा ये जानने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फोर्थ एग्जाम्पल में हमने एक्सप्रेशन लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, दिस एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज अ सीरीज इन्वॉल्विंग सम रियल नंबर्स। तो सम ऑफ द टर्म्स इन द थर्ड एग्जाम्पल इज एक्चुअली द फोर्थ एग्जाम्पल। तो हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल को एक सीरीज बोल सकते हैं।
और फिफ्थ एग्जांपल जो है, दिस इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर अ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वेंस या जो लिस्ट हो उसमें सिर्फ रियल नंबर्स हो, वो एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉलिनोमियल्स कंसिडर किए, जैसे फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 1 प्लस एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। सेकेंड टर्म इज -2 प्लस 3x स्क्वायर, थर्ड इज -5 प्लस 5x क्यूब। इनफैक्ट आप यहाँ पे भी एक पैटर्न पकड़ रहे होंगे, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। तो आपको इन एग्जांपल्स में कहीं पे कुछ पैटर्न दिखता होगा, कहीं पे पैटर्न नहीं दिखता होगा। तो वो जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, वही अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है इस चीज पे। तो हम लोग अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसका आइडिया होना जरूरी है। हालांकि डिटेल में वी विल स्टडी अ कंप्लीट चैप्टर डेडिकेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल या बेसिक ओवरव्यू एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस विल बी डन इन द लास्ट चैप्टर, आपके 11th क्लास का लास्ट चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिलहाल you should note that first point, a complex number is of the form a plus iota b। ये जो i है इसको हम लोग iota रीड करते हैं। so iota जो होता है वो बेसिकली होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होगा, इट इज नॉट अ रियल क्वांटिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए हम लोग एक इमेजिनरी यूनिट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आई फॉर आयोटा। और जो ए और बी हैं आपके वो रियल नंबर्स होंगे। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंसिडर करते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं -1 प्लस 3i -1 माइनस 3i। तो ये जो दो रूट्स निकल के आए हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज a plus ib and a minus ib are called complex conjugate pairs। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट जनरल फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b। और अगर आप i की जगह -i लिखते हैं तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है वो पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर कहलाता है। जैसे आपके रैशनल जो इरैशनल सर्ट्स होते हैं उसमें आप लोग रैशनलाइजेशन में पढ़ते थे ना, 2 प्लस रूट 3 का जोड़ीदार 2 माइनस रूट 3। तो वैसे ही 2 प्लस रूट 3 का जोड़ीदार जैसे 2 माइनस रूट 3 होता था, उसी तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ b इज 0 एंड प्योरली इमेजिनरी इफ a इज 0। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा टर्म्स पहले समझिएगा। द टर्म्स इज एक्चुअली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b में जो a होता है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो जैसे अभी हमारे पास रूट्स क्या आए थे, -1 प्लस 3i, तो आप कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है 3। और दूसरा रूट था -1 माइनस 3 आयोटा, तो हम बोलेंगे कि इसका रियल पार्ट -1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है। सो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। आई रिपीट, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट 0 होता है। सो बेसिकली प्योर वर्ड का मतलब है कि दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो 0 होगा। इट इज बेसिकली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का 0 होना। सो दिस इज हाउ टर्म्स आर डिफाइंड। तो ये बाकी के डिटेल्स जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोग को जितनी जरूरत अभी पड़ेगी हम उसी पे चर्चा करेंगे। सो लेट अस मूव टू सम एग्जांपल्स। सो राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कुछ मैंने सीक्वेंसेस दे रखी हैं आपको, आप इसके पहले 5 टर्म्स लिखने की कोशिश कीजिए। और मैंने जो आपको दे रखा है बेसिकली मैंने आपको एक डेफिनेट रूल या एक मैंने आपको जनरल टर्म या nth टर्म दे रखी है, तो इसकी मदद से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं सीक्वेंस के। सो दिस इज एन इजी टास्क, ठीक है। पैटर्न देख के जनरल टर्म पूछता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, वो हम आगे सीखेंगे कैसे लिखते हैं। मैंने आपको जनरल रूल दे दिया है, दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेट रूल और जनरल टर्म, nth टर्म हम कहते हैं इसे। और एक एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे सारे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n की वैल्यू एक बार 1 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, 3, 4 एंड 5।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। तो अगर n की वैल्यू 1 डालता हूं तो आई विल गेट माई फर्स्ट टर्म 3/2, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो आई विल गेट माई सेकेंड टर्म 9/2, इसी तरीके से n की वैल्यू 3 डालूंगा तो 27/2, देन 81/2 एंड देन फाइनली 243/2। सो बेसिकली ऐसा मैं लिखते जा सकता हूं आगे, बट क्वेश्चन ने मुझे पहले 5 टर्म से लिखने को कहा है। सो दिस वे आई कैन से दैट दिस सीक्वेंस, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज 3/2, 9/2, 27/2, 81/2 एंड 243/2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेकंड वाला। इसमें अगर मैं इनकी वैल्यू 1 डालता हूं आई विल गेट 3 - 1/2 दैट इज 1। इनकी वैल्यू 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 3 + 1 4 होल डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। देन n की नेक्स्ट वैल्यू पे मुझे क्या मिलेगा, n की वैल्यू 3 पे अगेन आई विल गेट 1, देन अगेन आई विल गेट 2, देन अगेन आई विल गेट 1, और इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो अब आप सोचो अगर मैं आपको पैटर्न देता 1 2 1 2 1 2 1 2 और जनरल टर्म लिखने को बोलता तो शायद आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं सोच पाते। तो ये सब कैसे सोचते हैं ये हम आगे बात करेंगे चैप्टर में। फिलहाल अगर जनरल टर्म दे रखी है तो सीक्वेंस इस तरीके से डिराइव की जा सकती है। सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस। थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई करेंगे इसमें, ओके। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने अभी बात की उस पर थोड़ा सा। सो द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली इमेजनरी। आपको कुछ सीक्वेंस दे रखी है, आपको पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न पहचानना है और ये बताना है विच टर्म इज प्योरली इमेजनरी। सो प्लीज रिकॉल, प्योरली इमेजनरी किसे कहते थे हम लोग? प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो अगर आप इस सीरीज को आगे और लिखते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आप गेस कर सकते हैं क्या होगी। देखो पैटर्न पकड़ो, -8 में 2 ऐड किया तो -6 आया, -6 में 2 ऐड किया तो -4 आया, तो अगली टर्म का रियल पार्ट होगा -2। अब 18i में से 3i घटाए तो 15i, 15i में से 3i घटाए तो 12i, तो नेक्स्ट टर्म में जो i का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 9i। सो दिस मस्ट हैव बीन द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये फोर्थ टर्म रही होगी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो फिफ्थ टर्म रही होगी, फिफ्थ टर्म में -8 से -6, -6 से -4, -4 से -2, -2 से 0, फिर 18i से 15i, 15i से 12i, 12i से 9i, 9i से 6i। सो ये फिफ्थ टर्म में जो रियल पार्ट है वो 0 रहा होगा, और रियल पार्ट 0 होने का मतलब हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजनरी नंबर। सो आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? फिफ्थ टर्म। द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी प्योरली इमेजनरी। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना सिखा रहा है ताकि आप पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था, मैं ये भी पूछ सकता था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली रियल। ठीक है, ये आप ट्राई करना कि प्योरली रियल कौन सी वाली टर्म होगी, ये भी मैं पूछ सकता था। तो उसका जवाब होता सेवंथ टर्म। क्यों सेवंथ टर्म? क्योंकि आप इसमें कुछ टर्म्स और लिखिए तो आपको पता चलेगा पैटर्न। सिक्स्थ टर्म क्या होगी? अगर मैं पैटर्न को कंटिन्यू करूं तो सिक्स्थ टर्म होगी 2 + 3i। आई वाले 3 सीन से घट रहे हैं और जो रियल पार्ट है वो 2 2 2 2 से बढ़ रहा है, तो सेवंथ टर्म हो जाएगी 4 + 0i। 0i का मतलब 0, तो सेवंथ टर्म होगी प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि इसमें आई के साथ कुछ लिखा ही नहीं है। इट इज एक्चुअली अ प्योरली रियल या रियल नंबर जिसे हम कह सकते हैं। रियल नंबर्स में आई नहीं होता है। सो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली रियल, तो आप कहते हैं सेवंथ टर्म। अभी पूछा गया विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली इमेजनरी, तो हम कहेंगे फिफ्थ टर्म। सो मूविंग फर्दर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पैटर्न पकड़ना सिखाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गिवन अ सीक्वेंस और हमें इस सीक्वेंस को देख के और इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आगे 3 टर्म्स और लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे आप? हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 5 8 11। पैटर्न पकड़ो, पैटर्न क्या है? पैटर्न है सर 3 3 का गैप है। बेसिकली कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस देखें तो वो 3 आ रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक टर्म में मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे अगली टर्म जनरेट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगले 3 टर्म्स क्या होंगे? 14 17 एंड 20। सेकंड क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ो। पैटर्न क्या है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो 2 और 4 का, 4 और 8 का, 8 और 16 का जो रेशियो है, डिवीजन जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। ऊपर डिफरेंस कांस्टेंट था, फर्स्ट वाले में डिफरेंस कांस्टेंट था, सेकंड वाले में रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। यहां आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम किसी टर्म में 2 मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। डबल होते जा रहे हैं नंबर्स, तो नेक्स्ट क्या होंगे टर्म्स? 32 64 128। ठीक है। थर्ड,
थर्ड और फर्स्ट एक्चुअली सेम ही है, बस थर्ड में टर्म्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होते हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल पैटर्न क्या है कि हर नंबर में अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होंगे पैटर्न में, -17, मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया है, -23 और फिर अगला -29। सिमिलरली फोर्थ वाला, अब ये फोर्थ वाला इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ या दिस इज अ प्रोग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंटेन करने वाली सीक्वेंस है। तो रियल पार्ट पे पहले फोकस करते हैं। इन टाइप में ना आप लोग हमेशा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग टैकल किया करो। तो 5 से 3 से 1 से -1 मतलब दो दो घट रहा है, तो अब अगला क्या लिखें अपन, -3 -5 और -7। अब इमेजनरी पार्ट पे आते हैं, 4i से 3i, 3i से 2i, 2i से 1i, तो 1i के बाद आएगा 0i, फिर -1i एंड -2i। तो अगले तीन टर्म जो रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से रहे होंगे, करेक्ट। सिमिलरली फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। फिफ्थ अब एक वही वाला पॉलिनोमियल है या वही वाला एक्सप्रेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। अब इसमें पैटर्न पकड़ो, तो एक पहले तो कांस्टेंट टर्म 1 से -2 मतलब 3 घटा और 3 घटा और 3 घटा, तो अगले तीन टर्म्स में क्या होगा, -11 -14 -17। और व्हाट अबाउट द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ये x x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4, इसका मतलब हो ना हो यहाँ पे x पावर 5 x पावर 6 और x पावर 7 इस तरीके का कुछ रहा होगा। और जो कोएफिशिएंट है वो डिग्री बढ़ते जा रही है, और कोएफिशिएंट 1 से 3 3 से 5 5 से 7 तो 7 से 9 9 से 11 11 से 13, ये ऑड नंबर्स के सीरीज या ऑड नंबर्स का पैटर्न है। तो आपको इसी तरीके से पैटर्न पकड़ते आना चाहिए। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी -11 + 9 x पावर 5, -14 + 11 x पावर 6 एंड -17 + 13 x पावर 7। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, 1 √2 √3, बेसिकली जो 2 है ये √4 होता है। तो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया हो तो नेक्स्ट टर्म्स होंगी √5 √6 एंड √7। सेवंथ वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, ठीक, तो आप इसको थोड़ा सोचिए। और पैटर्न जो है वो एक्चुअली ये है कि 2i मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आपको लगेगा सर नंबर डबल हो रहे हैं, बट डबल के साथ साथ i भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो कैसे, इसमें अगर मैं 2i मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं इसमें 2i मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 4i स्क्वायर। नाउ बिकॉज आयोटा -1 होता है तो वी कैन से दैट i स्क्वायर इज -1, तो मुझे मिल जाएगा -4। इसमें 2i मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट -8i। और इसी तरीके से अगर आप पैटर्न लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, ये हो जाएगी 2i मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओके रिमेंबर दैट। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -16i स्क्वायर, i स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा +16, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 16। उसकी अगली टर्म क्या होगी 32i, क्योंकि हम लोग 2i मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसकी अगली टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 64i स्क्वायर, अब i स्क्वायर तो -1 होता है तो ये होगा -64। सो इन शॉर्ट इसका आंसर क्या देंगे हम कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 16, 32i एंड -64। So these were the problems on some basic patterns, और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रिमेंबर हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो होती है वो कुछ स्पेशल टाइप्स की प्रोग्रेशन होती है जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेमली अगर मैं आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर बताऊं तो जो पूरा अपना चैप्टर रहेगा, जो अपना प्रोग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूं। प्रोग्रेशन में हम लोग मेजरली पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो बच्चे सीबीएसई 10th क्लास में जो लोग सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, सो उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा होगा। अदर बोर्ड्स किसी में होगा किसी में नहीं होगा, बट वी विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो चिंता करने की बात नहीं कि सर हम तो सीबीएसई से नहीं है, या हम तो एमपी बोर्ड से हैं, हम लोग यूपी बोर्ड से, हम लोग राजस्थान बोर्ड से, नो वरीज, वी विल स्टडी फ्रॉम द वेरी बेसिक स्क्रैच। तो जो लोग सीबीएसई 10th क्लास में सीबीएसई से आए हैं तो वो लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ज्यादा खुश होने वाली चीज नहीं है, बिकॉज लॉगरिथम आपने नहीं पढ़ा है, एमपी बोर्ड वाले लॉगरिथम पढ़ के आते हैं, आप लोग नहीं पढ़ के आते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं एक दो जो बोर्ड के हिसाब से वेरी करते हैं, बट इन 11th क्लास वी विल
स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो डोंट वरी इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट येट। सेकंड अपना होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन थर्ड रहेगा अपना। फोर्थ रहेगा अपना एजीपी, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिफ्थ अपना रहेगा मिसलेनियस सीरीज। तो जो मिसलेनियस सीरीज रहेगी उसमें खतरनाक खतरनाक टाइप के पैटर्न्स और सीरीज और प्रोग्रेशन बनेंगे, तो वो अपन मिसलेनियस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे और टेक्निक्स भी सीखेंगे कि कैसे उसको टैकल किया जाता है। ओके, सो ये अपना रहेगा मेजर ओवरव्यू या मेजर इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ओके, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर वेरी फर्स्ट स्पेशल प्रोग्रेशन, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको फर्दर हम लोग चैप्टर में एपी, शॉर्टकट में एपी से रेफर करेंगे। तो एपी का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब समझेंगे मैं आगे, remains same for a sequence, then it is said to be an arithmetic progression। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए, एक सेम कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है कि लेट से आप अगर फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म ले रहे हो या आप सेवंथ और एट्थ टर्म ले रहे हो, तो आप आगे वाला माइनस पीछे वाला लो या फिर पीछे वाला माइनस आगे वाला लो, बट एक ऑर्डर फिक्स कर लो। मतलब अगर मैं फिफ्थ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म बोलता हूं तो मैं nth टर्म और n प्लस वनथ टर्म का डिफरेंस लूंगा। इस तरीके से कन्वेंशनली हम लोग आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म को कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो क्या है पहले समझते हैं। बेसिकली टर्म्स ऑफ एन एपी जो होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से। अब ऐसा क्यों किया गया है आप समझिए, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज अगर मैं एक एपी डिफाइन करना चाहता हूं तो एपी का प्रॉपर्टी, एपी का डेफिनेशन क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, जैसे मैं अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेता हूं तो जो इनका डिफरेंस है, अब ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है कि आप एक ऑर्डर फिक्स कर लो। तो कन्वेंशनली हम लोग ऑर्डर क्या करते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। सो अगर मैं इस सेकेंड टर्म को इस फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब T2 माइनस T1 करता हूं, सो मुझे मिलेगा a प्लस डी माइनस ए, दैट इज आई विल गेट आंसर एज डी। अब ऐसा मैं फर्स्ट सेकंड टर्म करूं या मैं सेकंड टर्म थर्ड टर्म करूं या मैं थर्ड टर्म फोर्थ टर्म करूं या मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूं, वो डिफरेंस हमेशा एक सेम कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस डी को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। और जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एपी के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द कॉमन डिफरेंस डी, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, और सेकेंड चीज होती है अपना फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। इन दो चीजों की मदद से आप पूरी एपी को डिफाइन कर सकते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा कर सकते हैं। और ये जो फाइनली लिखा है ये है nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, Tn, द जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें अगर आप एक n की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो यू विल गेट योर फर्स्ट टर्म a, अगर आप n की वैल्यू 2 डालते हो यू विल गेट योर सेकेंड टर्म। तो बेसिकली n के डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर वैल्यूज डालने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का टर्म मिलता है। जैसे ये है फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 डालेंगे। तो n की वैल्यू 4 डालने पे हमें थर्ड टर्म, सॉरी हमें फोर्थ टर्म मिलेगा a प्लस थ्री डी। तो इस तरीके से ये जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है। अब एपी जो है तीन तरीके की होती है, एक होती है इंक्रीजिंग एपी जिनमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, एक होती है डिक्रीजिंग एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, और एक होती है कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जीरो होता है, तो उसमें ऑल द टर्म्स रिमेन सेम, तो वो टर्म्स चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल एक इंक्रीजिंग एपी का एग्जाम्पल है। क्यों इंक्रीजिंग एपी, आप इसका कॉमन डिफरेंस जज करो। अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो, अब डिफरेंस हम क्या लेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो -4 में से अगर मैं -7 को सब्ट्रैक्ट करूं आई विल गेट 3। इनफैक्ट आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, जैसे मैं ये लेता हूं, इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा,
5 माइनस 2 दैट इज 3। तो आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं किसी भी टर्म में, एपी के लिए बात कर रहा हूं मैं, एपी में अगर आप किसी भी टर्म में डी ऐड करो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो सेकंड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म में डी ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में डी ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गया। तो ये एपी की डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखना, एपी की डेफिनेशन है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो जो कॉमन डिफरेंस, वो जो डी की वैल्यू है, वो अगर किसी भी टर्म में मैं ऐड कर दूं तो मुझे उसकी नेक्स्ट टर्म जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल क्या है, ये एक डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। अच्छा, आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लो, आप फर्स्ट सेकंड लो, सेकंड थर्ड लो, थर्ड फोर्थ लो, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो, टेकन इन ऑर्डर का मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, आपको डी का वैल्यू मिलेगा। डी का वैल्यू नेगेटिव मिलने का मतलब है ये एक डिक्रीजिंग एपी कहलाएगा। डिक्रीजिंग एपी और इंक्रीजिंग एपी नाम से क्या बताते हैं हम लोग कि जैसे जैसे आप आगे टर्म्स लिखते जाओगे तो इंक्रीजिंग एपी में टर्म्स इंक्रीज होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, और डिक्रीजिंग एपी में टर्म्स डिक्रीज होते जाएंगी, घटते जाएंगी। और कांस्टेंट एपी का मतलब है कि टर्म्स ना तो इंक्रीज होंगी ना तो डिक्रीज होंगी, टर्म्स कांस्टेंट रहेगी, कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा। तो सेम नंबर्स रिटर्न इन अ सीक्वेंस आर बेसिकली एन एपी whose कॉमन डिफरेंस इज 0। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इस पूरे चीज से हमें एपी का डेफिनेशन समझ में आया और एक फॉर्मूला हमें निकल के आया बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है जो हमें ध्यान में रखना है, वो है जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है Tn, जो होता है किसी भी एपी के लिए वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि जनरल टर्म का मतलब है आप n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के एक पर्टिकुलर टर्म जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है जनरल टर्म। आइए इस फॉर्मूला पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करेंगे, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो देयर आर 4 क्वेश्चंस, कुछ मैं ट्राई करूंगा, कुछ आप लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट, आइए पहले हम लोग ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज sixth term and 11th term of an APR respectively 17 and 32, find the 28th term। तो हम लोग कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? sixth term हमें गिवन है, sixth term है 17 और जो हमें 11th term दे रखी है वो है 32। तो sixth term का मतलब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? n की वैल्यू 6, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस 5d है 17। फिर 11th टर्म का मतलब हो जाएगा n की वैल्यू 11, मतलब a प्लस 10d, n माइनस वन होता है ना, इसीलिए 32। तो ये हो गई आपकी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल अननोन टाइप से। तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एलएचएस में मिलेगा -5d और आरएचएस में मिलेगा -15। सो यू विल गेट d का वैल्यू एज 3 और इसी d के वैल्यू को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें तो हमें a का वैल्यू मिल जाता है 2। सो अगर आपको a और d का वैल्यू मिल गया, अब सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ ले आप बहुत इजीली बता सकते हैं। तो सामने वाले ने क्या पूछा है क्वेश्चन ने? फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म कैसे लिखेंगे? T20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन दैट इज 19 इंटू डी। a का वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2 प्लस 56 दैट इज 59। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन एपी। ये जनरल टर्म का एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ठीक, तो सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे? सेकेंड प्रॉब्लम में आपको pth टर्म दे रखा है q और qth टर्म दे रखा है p और बोला है फाइंड द rth टर्म। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, सो दिस प्रॉब्लम इज आई एम लीविंग अप टू यू, आप लोग को जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। सो आंसर जो रहेगा इसका फाइनल आंसर रहेगा p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक, तो ये आप लोग ट्राई करना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से होगा। आप दो इक्वेशन लिखिए, फर्स्ट टर्म को a अज्यूम कीजिए, कॉमन डिफरेंस को d अज्यूम कीजिए और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके आपको d का वैल्यू मिल जाएगा और सिमिलरली आपको फिर rth टर्म लिखने में आसानी होगी। तो सेकंड क्वेश्चन इज होमवर्क। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो
एक काम करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क कर लेते हैं, ठीक। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड प्रॉब्लम भी होमवर्क रहेगा। मैं आपको थर्ड प्रॉब्लम के लिए बस एक स्टार्ट देता हूं। ये A2 A5 A3 का मतलब है सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म ऑफ AP। तो मैं इक्वेशंस लिखता हूं, सॉल्व आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? A2 का मतलब क्या होगा? सेकंड टर्म, तो A प्लस डी। A5 का मतलब क्या होगा? फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म होगा A प्लस 4D। A3 का मतलब क्या होगा? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D। तो मैं ये अपना जो nth टर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही लगा के इक्वेशंस लिख रहा हूं, दिस इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन ये, और A2 प्लस A9 का मतलब है सेकेंड टर्म, दैट इज A प्लस डी, और नाइन्थ टर्म का मतलब है A प्लस 8D। तो इन दोनों का सम किसके बराबर दिया हुआ है? 17। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपको ए भी मिल जाएगा और आपको डी भी मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा ए, दैट इज फर्स्ट टर्म 13 आना चाहिए, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आना चाहिए आपका -1। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट। सो ये आपका थर्ड प्रॉब्लम था। सो फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। सो फोर्थ प्रॉब्लम क्या रहेगा? फोर्थ प्रॉब्लम में आपको दे रखा है एक एपी है जिसका पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म जो है वो ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली है। तो हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो कैसे स्टार्ट लें? ठीक, सो लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग टर्म्स ऑफ एन एपी लिखते हैं। तो क्या सीखा है हमने अब तक के डिस्कशन में? हमने सीखा है कि अगर मुझे पीएथ टर्म लिखनी है एपी की, तो मैं क्या लिखूंगा? पीएथ टर्म। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं। हम लोग जनरली फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने भी ए अल्फाबेट को यूज कर लिया है, तो आपका ए और क्वेश्चन का ए अलग अलग है, ठीक है, उनका मीनिंग अलग अलग है। तो कभी भी अगर आप जो कन्वेंशनली अल्फाबेट्स यूज करते हो, अगर वो ऑलरेडी क्वेश्चन यूज कर ले, तो आप कुछ दूसरे अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिया करो, अल्फा बीटा ले लिया करो, या मैं तो पर्सनली कैपिटल में चला जाता हूं। तो क्वेश्चन ने ए स्मॉल ए यूज कर लिया है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए बोलूंगा, और क्योंकि क्वेश्चन ने डी यूज नहीं किया है तो हम लोग स्मॉल डी ले सकते हैं, या अगर हम कैपिटल ले ही रहे हैं तो चलो फिर पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। सो अपने एपी का फर्स्ट टर्म हम लोग अब इस क्वेश्चन में बोलेंगे कैपिटल ए, क्योंकि वो स्मॉल लेटर्स यूज कर चुका है क्वेश्चन, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैपिटल डी बोल देते हैं, ठीक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई दोनों कैपिटल रहे तो सेम सेम नजर आएगा। तो चलिए, पीएथ टर्म क्या होगा? पीएथ टर्म होगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये हो गया अपना पीएथ टर्म। फिर ये पीएथ टर्म ए के बराबर है, तो ये अपन लिख लेंगे इक्वल टू स्मॉल ए। फिर क्यूएथ टर्म किसके बराबर है? क्यूएथ टर्म फॉर्मूला बोलता है कि ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये स्मॉल बी के बराबर होगा। और सिमिलरली आरएथ टर्म जो होगा होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी, तो ये सी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ने डेटा दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, और सी इंटू पी माइनस क्यू। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमें इन टाइप के एक्सप्रेशंस में दिलचस्पी है, क्यू माइनस आर माइनस पी। तो ये कैसे जनरेट होगी? मैं आपको एक स्टार्ट देता हूं, कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। लेट अस कॉल दीज इक्वेशंस एज लाइक दिस। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन जब हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए से ए कट जाएगा, कैपिटल डी कॉमन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर आपको कहीं पे बीच में कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग खुद से ट्राई करना, लिख के करना। आई एम स्किपिंग, ये मेरी आदत है, मैं जानबूझ के एक दो स्टेप्स स्किप करता हूं, छोड़ देता हूं, ताकि बीच के कैलकुलेशन आप लोग फिगर आउट कर पाओ, ठीक। विद प्रैक्टिस आप लोग ये चीजें ओरली करने लग जाओगे। जैसे मुझे ये ओरली दिख रहा है कि ये सॉल्व होके आना चाहिए, ए से ए कट रहा है, माइनस वन से माइनस वन कट रहा है, डी कॉमन आ रहा है। विद प्रैक्टिस, डोंट वरी, विद प्रैक्टिस ये चीजें आप लोग खुद ओरली सीख जाओगे। तो सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन में भी ए से ए कटेगा और डी कॉमन निकल जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन, तो वो माइनस वन प्लस वन भी कट जाएंगे, तो बचेगा कुछ ऐसा। और सिमिलरली आप लोग इसको कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो हमें थर्ड मिल जाएगा पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, साइक्लिसिटी यूज करते हुए हम बोलेंगे आर माइनस पी इंटू डी बराबर सी माइनस ए, साइक्लिसिटी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप लोग सिर्फ p माइनस क्यू की वैल्यू यहां से उठाइए। p माइनस क्यू क्या आएगा? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। p माइनस क्यू की वैल्यू होगी a माइनस बी अपॉन कैपिटल डी, ये आप पुट कर दीजिए इसमें। सिमिलरली आप लोग q माइनस आर की वैल्यू लिखेंगे, हो जाएगी ये b माइनस सी अपॉन कैपिटल डी,
इसकी वैल्यू भी इसमें, और सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में से भी आप ऐसे लिख लेंगे। सो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका पूरा एक्सप्रेशन ए बी सी और कैपिटल डी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम कैपिटल डी आएगा, और जो टर्म्स बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो साइक्लिक टर्म्स होंगी, आपस में एड अप होके कैंसिल हो जाएंगी, आपस में एड अप होके कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा कि ये जो एलएचएस है ये एड अप होके 0 के बराबर आएगा। ओके, सो दिस वाज आवर फोर्थ प्रॉब्लम ऑन एपी। तो हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आगे और फिफ्थ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। तो फिफ्थ प्रॉब्लम नीचे लिखी हुई है, एक एपी है अपने पास 1 5 9 13 अप टू 101। ठीक है, इसमें पूछा है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो आप लोग कैसे कर रहे होंगे अब मैं बताता हूं। आप लोग कर रहे होंगे सर लिख लेते हैं ना, उसमें क्या है आखिरी पीछे से एपी तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है, 4 4 का गैप चल रहा है, तो पीछे से लिख लेते हैं 3 4 टर्म्स। ठीक है, तो करेक्ट है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप लोग। पीछे से कैसे लिखोगे आप लोग, आप कहेंगे कि लेट से हम लोग अगर पीछे से लिखना चालू करते हैं 101, फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो 97, और 4 घटाएंगे तो 93, और 4 घटाएंगे तो 89, और ऐसे हम लोग लिख के फिर पीछे से काउंट कर लेंगे। इस तरीके से रिवर्स रहा होगा, और इसका लॉजिक भी एक्चुअली यही है, 9 5 और 1। तो आप लोग कहेंगे सर फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 85, सो आंसर इज 85। अच्छा, मैंने जानबूझ के आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक, इंटेंशनली मैंने सिंपल रखा है क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जो आप लोग इसको अच्छे से समझो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप इस सीरीज को उल्टा लिख लो। एक्चुअली आपने किया वही है, अगर मैं एपी को लेफ्ट टू राइट ऐसे रीड करता हूं तो मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, करेक्ट। अगर मैं इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो मतलब लास्ट टर्म को मैं बना दूं फर्स्ट टर्म 97, और इस तरीके से डॉट डॉट चलता जाएगा, और पूरा एपी का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या चेंज हो जाएगा, जो पहले लास्ट टर्म हुआ करता था अब वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 101, और कॉमन डिफरेंस जो है मैं कैपिटल से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि एक दूसरी एपी है ना। तो पहले कॉमन डिफरेंस 4 हुआ करता था, अब कॉमन डिफरेंस -4 हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है, ये हम लोग पहला अप्रोच सॉल्यूशन 1 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछता है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो गिवन एपी के लिए जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड होगा वो इस रिवर्स वाली एपी के लिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, करेक्ट। तो इस एपी के लिए जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो अपना आंसर हो जाएगा 101 प्लस 4 इंटू -4। तो हम लोग लिखेंगे 101 माइनस 16 दैट इज 85। मेथड समझो, देखो क्योंकि मैंने फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है तो आपने मैन्युअली काउंट कर लिया, और आपने बोला सर ये सब करने की क्या जरूरत है। भाई अगर मैं पूछता आपसे फाइंड द 67th टर्म फ्रॉम एंड, तो आप लोग यहाँ फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम एंड, तो आप लोग थोड़ी ना उसको लिखते रहोगे 17 टर्म तक या 67, इतनी सारी टर्म्स थोड़ी ना लिखने बैठेंगे अपन। सो हम लोग यहाँ पे एक एलिगेंट या स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो पहला स्मार्ट अप्रोच क्या है कि हम लोग एपी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, एपी को हम लोग रिवर्स कर देंगे ताकि जो एंड से पूछा है वही अपना बिगनिंग हो जाए। सेकेंड अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच जो होती है उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। द कॉन्सेप्ट इज दिस, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है द rth टर्म फ्रॉम एंड, किसी भी सीक्वेंस के लिए, ठीक, किसी भी सीक्वेंस के लिए ये अपना कॉन्सेप्ट है सेकंड अप्रोच। rth टर्म फ्रॉम एंड is n minus r plus 1th term from beginning in any sequence containing n terms। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो, आपकी बहुत मदद करने वाला है। और ये ना केवल एपी के लिए, इसमें एपी का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर दुनिया की हर सीक्वेंस पे ये वैलिड है। तो अ सीक्वेंस कंटेनिंग n टर्म्स, एक सीक्वेंस जिसमें n टर्म्स है, उसमें अगर आपसे rth टर्म फ्रॉम एंड पूछता है तो आप n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग लिखेंगे। कैसे, अपने एग्जांपल से अपन कंसीडर करते हैं।
तो अच्छा, अपने एग्जांपल में दिक्कत है कि नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, तो पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर भी होल्ड पे रखते हैं, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। तो ये कहाँ से आया ये रिजल्ट? ये रिजल्ट एक्चुअली कुछ नहीं, कॉमन सेंस है, बेसिक काउंटिंग है। बेसिक काउंटिंग कैसे, ये समझते हैं। सो लेट से मेरे पास एक सीक्वेंस है, ठीक। तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास नंबर्स हैं। हम लोग ना एक काम करते हैं, 10 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। A9 और A10 या 100 नंबर्स ले लेते हैं। तो A100, तो आई हैव 100 नंबर्स हियर। तो n की वैल्यू कितनी है अपने लिए? 100। फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा, अभी अपन सिर्फ उसकी फील ले रहे हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछता है फाइंड द, इसमें अगर मुझसे कोई पूछता है फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। लेट से अगर कोई मुझसे पूछता है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो आप लोग क्या जवाब देते? सर थर्ड टर्म तो मैन्युअली काउंट करके दे देंगे, A98। अच्छा, अगर मैं पूछता सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म, तो आप बोलते A99। फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड 100। तो देख रहे हो आप, एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, तो आप बोलते हो 100। मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड के लिए आप जवाब देते हो A100। सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड के लिए आप जवाब क्या देते हो? 99। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड के लिए आप जवाब क्या देते हो? 98। और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसमें क्या कॉमन बात है? आप बोलेंगे सर इसमें आप एक एक बढ़ाते जा रहे हो, इसमें एक एक घटाते जा रहे हो। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स कांट आई से लाइक दिस कि दोनों का सम कांस्टेंट है, इन दोनों का सम 101 है, इन दोनों का सम 101 है, इन दोनों का सम 101 है। कांट आई से लाइक दिस, सम इज कांस्टेंट। तो अब इस फैक्ट को हम लोग करते हैं जनरलाइज। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, इन जनरल फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इज nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड is n minus 1th term from beginning, third term from end is n minus 2 from beginning। so जो rth term from end होगा, rth term from end, अच्छा सम अब क्या होगा? कांस्टेंट आएगा सम। कितना कांस्टेंट आएगा? n plus 1। इसका सम n plus 1 है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम n plus 1 है, इन दोनों का सम n plus 1 है। तो अगर मुझे सम को n plus 1 कराना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एक तो कांस्टेंट सम होना चाहिए n plus 1 और आगे माइनस r, ताकि मैं इन दोनों को जब ऐड करूं तो मुझे सम कांस्टेंट मिल जाए। इजंट इट? इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, rth टर्म फ्रॉम एंड इज n minus r plus 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अपना जो क्वेश्चन था इसको हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, मुझे n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक। सो इस एपी के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस एपी के लिए आप लोग लिखेंगे कि द nth टर्म, जो अपनी nth टर्म है, लास्ट टर्म है, वो ये है, ये हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 4। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, दैट इज 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये टोटल 26 टर्म्स लिखी हुई है, ये सीरीज में 26 टर्म्स लिखी हुई है। अब मुझे क्या पूछा है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। सो मैं कॉन्सेप्ट ये लगाऊंगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो rth टर्म फ्रॉम एंड होता है n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से मुझे कौन सी टर्म मिलेगी? n का वैल्यू है 26, r का वैल्यू है 5, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो हम बोलेंगे 26 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म हो जाएगी? ये हो जाएगी 22nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो आप लोग मैन्युअली काउंट करके भी बता रहे थे। तो इस एपी के लिए हम लोग लिखेंगे 22nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो वो क्या होगी 22nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग? वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू निकल के आती है 85। तो आप बोलेंगे सर ये तो लेंदी अप्रोच है, ये अप्रोच ठीक है। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये लेंदी लगे, पर किसी किसी क्वेश्चन में ये अप्रोच ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और दोनों अप्रोच आपको समझना है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन जज कीजिए आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई विल गो विद द फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच ज्यादा आसान है। कौन सी? सीरीज को उल्टा करके रीड कर लीजिए सर, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो पलटी हुई सीरीज का -4 होगा, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट समरी हियर इज कि आपको दोनों अप्रोच समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड अप्रोच। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसमें आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए फॉर एन एपी
फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस डी जो 3 है और n की वैल्यू 100 है। आपको लिखना है 37th टर्म फ्रॉम एंड। फाइनल आंसर 190 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ और दोनों अप्रोच, दोनों मेथड से आप लोग ट्राई करना और पूरी एपी को लिखने की भी कोशिश करना। ओके, सो ये हमने एपी में एक चीज सीखी।